नमस्कार। डिजिटल भूमि की खास पेशकश तारों के बाद में मैं पायल आहूजा आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जल्द ही चैत्र नवरात्रि के साथ साथ हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ होने जा रहा है। तो इसी के मद्देनजर अभी हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से पंडित गौतम शर्मा जी। आपको बता दें कि पंडित गौतम शर्मा जी कई वर्षों से जो है कपिल भविष्यवाणी के रचयिता है और आपको बता दें जो इनके द्वारा जानकारी दी जाती है वो हर बार जो है सटीक रहती है। तो गौतम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार पंडित जी। नया साल जो है, नया संवत 2082 शुरू होने जा रहा है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले आप सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हिंदू नववर्ष संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उसी के साथ साथ मैं चैत्र नवरात्रि की भी पावन हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये हिंदू नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा यानी शुक्ल पक्ष की एकम तिथि को प्रारंभ होता है और जो इस वर्ष 30 मार्च रविवार के दिन चैत्र नवरात्रों के साथ हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष देखिए संवत का जो वास है, संवत का वो वास जो है धोबी के घर संवत का वास होगा और इस वर्ष सिद्धार्थी नामक संवत का प्रयोग पूजा पाठ के अंदर किया जाएगा। जिस प्रकार संकल्प किया जाता है किसी भी पूजा का, तो संवत 2082 में सिद्धार्थी नामक संवत का प्रयोग किया जाएगा और इस वर्ष जो राजा का पद है वो सूर्य ग्रह को मिला है और उसी के साथ साथ जो मंत्री का पद है वो भी सूर्य ग्रह को प्रदान हुआ है और संवत का वास धोबी के घर में होने से संवत की जो सवारी होगी, संवत का जो वाहन होगा वो घोड़ा यानी अश्व होगा। तो पंडित जी, जैसे आपने बताया कि संवत का वास है धोबी के घर पर रहेगा, तो क्या इसकी वजह से देश पर भी कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? जी बिल्कुल। संवत का वास देखिए धोबी के घर में होने से सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि धोबी के घर में होने से हर व्यक्ति अपनी मेहनत करके सफलता को प्राप्त होता है, क्योंकि धोबी जिस प्रकार मेहनत करता है, कपड़े इत्यादि धोता है और अपनी मेहनत का फल पाता है, ऐसे ही जो सामान्य लोग होंगे वो सभी मेहनत करके और उस पुण्य को, उस फल को प्राप्त करेंगे। संवत का वास धोबी के घर में होने से कहीं पर वर्षा बहुत अत्यधिक होगी और कहीं पर वर्षा कम होगी, जिसके कारण कई जगह पर सूखा, अकाल पड़ने के संकेत आ रहे हैं। तो पंडित जी, जैसे आपने बताया कि इस वर्ष के जो राजा और मंत्री एक ही ग्रह यानी सूर्य ग्रह में रहने वाले हैं, तो इसको देखते हुए क्या आगे कुछ मान सकते हैं कुछ देश पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या कोई राजनीतिक हलचल हम कह सकते हैं कुछ होने वाली है? जी बिल्कुल, आपने प्रश्न अच्छा किया है, क्योंकि जो ये राजा की पदवी है वो सूर्य ग्रह को मिली है और उसी के साथ साथ हम देखें कि हर वर्ष ऐसे होता था कि राजा की पदवी एक ग्रह को और मंत्री की पदवी दूसरे ग्रह को दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष इस संवत में एक ही ग्रह को 2 पद मिले हैं, यानी राजा का पद भी सूर्य को और मंत्री का पद भी सूर्य ग्रह को। तो ये जो आपका प्रश्न है कि इस वर्ष दोनों पद एक ही ग्रह को जो मिले हैं, इससे देश में राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत बड़ी एक हलचल सी पैदा होगी, क्योंकि राजा जिस पद पर बैठे हो वो राजा होने का भी कर्तव्य निभाएंगे और मंत्री होने का भी, और उनके जो मंत्रिमंडल होंगे वो इस बात से थोड़ा नाराज होंगे जिस प्रकार देश की राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ी सी हानि होने के संकेत यहाँ पे बताए जा रहे हैं। पंडित जी, एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इस साल की जो सवारी है वो घोड़ा रहेगी, तो इसको किस तरह से देखते हैं? कुछ खास इस बारे भी रहने वाला है इसको देखते जी बिल्कुल। देखिए संवत का वास धोबी के घर में होने से संवत की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है, तो घोड़ा सवारी होने के कारण कुछ संकट के एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देश के ऊपर भी और समाज के प्रति भी अधिकांश लोग जिनके मन में चोरों का या लुटेरों का भय जो है वो पैदा होगा कि चोर लुटेरे आकर हर जगह आक्रमण करेंगे, जिसके कारण सामाजिक क्षेत्रों में और जो लोग होंगे लोगों के अंदर भय का प्रकोप बना रहेगा। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जिस प्रकार पेयजल यानी दूध, तेल, पेयजल की जितनी भी कीमत है उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी संवत का वाहन अश्व होने के कारण।
जी पंडित जी, अभी जैसे आपने बताया, अभी तो ये चर्चा तो हमारी हो गई कि इस बार क्या रहने वाला है, क्या शुभ अशुभ या फिर कोई फल जैसे हो गया। तो अब हमारे जैसे आगे 12 राशियों के जातक हैं, उनके बारे में कुछ बताइए कि क्या उनकी राशियों को कोई क्या फल रहने वाला है उनकी जी राशियों बिल्कुल, पर? मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे आकाशीय कौंसिल के 10 ग्रहों में से जो शुभ अधिकार है वो केवल 4 ग्रहों को मिले हैं, और जो अशुभ अधिकार है वो 6 ग्रहों को इस वर्ष प्राप्त हुए हैं। हर वर्ष 10 ग्रहों में से देखा जाता है कि आकाशीय कौंसिल के कितने ग्रह अशुभ और कितने शुभ को प्राप्त हुए हैं। तो 6 अधिकार अशुभ ग्रहों को और 4 अधिकार शुभ ग्रहों को। और जो आपका प्रश्न है कि मैं आपके माध्यम से, डिजिटल भूमि के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को और समस्त देशवासियों को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष जो मेष राशि, जो सबसे पहली राशि है, मेष राशि का जो उपाय रहेगा कि वो हर मंगलवार को पावन सुंदर कांड का पाठ करें। और उसी के साथ साथ जो दूसरी राशि है वृष राशि, वृष राशि को चाहिए कि हर सोमवार को बैल को गुड़ खिलाए। वृष राशि हर सोमवार बैल को गुड़ खिलाए। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि हर गुरुवार को चने की दाल अपनी क्षमता के अनुसार, कोई जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि कितना भी दान करें, ज्यादा हो या थोड़ा, ये महत्व नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार गुरुवार को चने की दाल का दान करें। कर्क राशि वाले हर शनिवार शनि शिला पर तेल चढ़ाए, सरसों का तेल शनि महाराज के ऊपर चढ़ाए, शिला के ऊपर, जिससे उनकी कृपा बनी रहेगी और इस राशि वाले जातकों को बहुत लाभ होगा। 5वीं राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले को चाहिए कि हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाए, उनके लिए बहुत शुभ होगा। फिर कन्या राशि के जातक हर सोमवार को दूध का दान करें। दूध दान करने से उनके चंद्र मजबूत होता है और इस राशि के जातक को बहुत लाभ होगा। फिर हम बात करते हैं कि तुला राशि। तुला राशि के जो जातक हैं वो हर शुक्रवार को चावल का दान करें। हर शुक्रवार तुला राशि के जातक चावल का दान करें। वृश्चिक राशि वाले हर मंगलवार हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाए। वृश्चिक राशि वाले हर मंगलवार को हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाए, उनको लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले हर बुधवार को हरी मूंग की दाल, जो साबुत दाल होती है हरी मूंग की, वो अपनी क्षमता के अनुसार धनु राशि के जातक दान करें। मकर राशि वाले हर रविवार को पक्षियों को दाना डालें। पक्षियों को हर रविवार को दाना डालें, मकर राशि के लिए बहुत शुभ होगा। और कुंभ राशि वाले हर शनिवार को मीठा पान शनि देवता को भोग लगाए, उनके लिए बहुत शुभ होगा। आखिर की जो राशि बचती है कि मीन राशि। मीन राशि वाले जातक को चाहिए कि हर बुधवार किसी भी गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे इत्यादि दान करें, उनके लिए शुभ होगा। अच्छा, ये तो हो गया राशिफल की चर्चा। तो इस बार हम ग्रहण की बात करें तो इस साल कितने ग्रहण लगने वाले हैं और क्या इन ग्रहणों का भारत में भी कुछ असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल उत्तम है, क्योंकि अगर हम बात करें ग्रहण की तो पिछले 2 वर्षों से मैं आपको बता दूं कि भारत भूमि पर कोई ऐसा ग्रहण नहीं लगा जिसका प्रभाव पड़ा हो। लेकिन इस संमत के अंदर 2082 में धरती पर कुल 4 ग्रहण लगेंगे और उन 4 में से 2 ग्रहण भारत में दिखाई देंगे। पहला ग्रहण होगा 7-8 सितंबर को, यानी 7 सितंबर की मध्य रात्रि में ग्रहण प्रारंभ होगा, चंद्र ग्रहण, और 8 सितंबर सुबह प्रातःकाल मध्य रात्रि के बाद रहेगा। तो ये चंद्र ग्रहण सितंबर में घटित होगा, जो कि भारत भूमि पर इसका प्रभाव पूर्ण रूप से रहेगा। और दूसरा ग्रहण अगर हम बात करें कि 3 मार्च 2026 को ये भी चंद्र ग्रहण होगा और ये भी भारत भूमि पर घटित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अच्छा, समाप्त करने पर हैं अभी हम प्रोग्राम को, तो अभी हमारे दर्शकों को कोई कुछ ऐसे उपाय बताएं, जैसे चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो रहा है, साथ में हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, कुछ ऐसे उपाय जिसके उनके घर में सुख समृद्धि की शुरुआत हो सके। जी मैं आपको बता दूं कि मन शांति के लिए, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि समस्त लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति से हो, हर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्ण के लोगों को चाहिए कि मन शांति के लिए हर रोज अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाए और
घर के अंदर सुख समृद्धि के लिए अगर हम बात करें तो घर के अंदर संध्या वंदना, संध्या कालीन के समय में दीपक जलाकर और संध्या कालीन के समय में भगवान की पाठ पूजा इत्यादि करें। और पितृ देवताओं के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सुख समृद्धि पितरों के माध्यम से प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या कोई भी पावन दिन तो पितरों के निमित्त भी दान करके घर में सुख समृद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। जी पंडित जी, अच्छा ये जो पूजा का समय रहता है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे क्या ठीक समय रहता है? जैसे सुबह मॉर्निंग में पूजा की जाती है, शाम को संध्या का समय कौन सा सही रहता है? देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार संध्या कालीन की वेला जो होती है, जिस प्रकार सूर्य अस्त होता है, अब सूर्य अस्त का समय अलग अलग दिन के अनुसार समय होता है। अब सूर्य अस्त के एक घड़ी के बाद, एक घड़ी कही जाती है 24 मिनट की, अब सूर्य अस्त के एक घड़ी के बाद संध्या कालीन प्रारंभ हो जाता है और एक घड़ी की ही संध्या रहती है। तो लगभग सूर्य अस्त के आधे घंटे के बाद संध्या कालीन प्रारंभ होता है। तो उस समय आप संध्या वंदना करके घर में सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। तत्पश्चात रात्रि के पहर शुरू होते हैं। और आपका जो प्रश्न आया कि प्रातः काल का जो नियम है, जिस प्रकार हम प्रातः काल उठते हैं, स्नान करें और स्नान करते ही, चाहे वो ब्रह्मा मुहूर्त का समय हो, सूर्य उदय से पूर्व, वो बहुत अच्छा माना जाता है। और नहीं तो हम सूर्य उदय होते ही, लगभग सूर्य उदय होने के आधे पौने घंटे बाद ही आप स्नान करके पाठ पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ पंडित गौतम शर्मा जी, जिन्होंने आज हमें हिंदू नववर्ष को लेकर बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। आशा करते हैं आपको भी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा अगर आप किसी तरह की कोई जानकारी गौतम पंडित जी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबरों पर आप इनके साथ संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं पायल आहूजा विदा लेती हूँ और ऐसी नई अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डिजिटल भूमि। धन्यवाद।